नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव से लाइव एनडीटीवी इंडिया पर आ रहा हूं। जबरदस्त गहमा गहमी है। युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। ईरान और अमेरिका बार बार डील की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात करते हैं कि अब कहीं ना कहीं 10 दिन का जो उन्होंने पॉज दिया है, 10 दिन की जो उन्होंने युद्ध में जो रोका है, कम से कम कह जरूर रहे हैं, उससे एक डील जरूर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से डील के माहौल के बीच में, बातों के बीच में जो मोड़ ये पूरा युद्ध ले रहा है, वो रोंगटे खड़े करने वाली है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक तरफ डील की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, और दूसरी तरफ तैयारी जो है वो जबरदस्त धमाकों की है, जबरदस्त जंग की है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि ईरान अमेरिका की फौज के किसी भी ग्राउंड इन्वेजन को, यानी कि अगर जमीन पर युद्ध लड़ा जाए तो उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। लाखों सैनिकों को तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में सेना में भर्ती होने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को भी सर पे कफन बांधकर हाथ में बंदूकें थमाई जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि 10,000 सैनिक युद्ध भूमि में उतरने वाले हैं। उसके जवाब में लाखों की सेना ईरान तैयार कर रहा है। तो क्या ये जो डील की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, वो सिर्फ एक छलावा है? महायुद्ध में 10 दिन की मोहलत। तोहफे में मिले 10 तेल टैंकर। ट्रंप के 10,000 जवान तैयार। मुज्तबा के 10 लाख जवान रेडी। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये मीटिंग तेहरान में देखी। एक एक शब्द सुना, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर शायद तब हैरान रह गए होंगे जब ट्रंप ने कह दिया कि मुझे डील की बात के बदले ईरान ने गिफ्ट भेजा है, यानी पाकिस्तानी झंडे लगे ईरानी टैंकर्स। ऐसा गिफ्ट जिसके बाद मैंने 10 दिन सीजफायर बढ़ाने का मन बना लिया। मानो वो ईरान से सुनना चाहते हो, जहां पना तो सीक्रेट हो, हमारा तोहफा कबूल कर लिया। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. अब बात निकली तो 8 से 10 तेल टैंकर्स पर पहुंच गए, लेकिन तोहफे वाले तेल की धार अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। मसलन, क्या ट्रंप के लिए वाकई ईरान ने 10 तेल टैंकर भेजे थे? क्या ये ट्रंप का कोई ब्लफ तो नहीं? ट्रंप को गिफ्ट भेजने वाले ईरानी लीडर कौन है? क्या ये तेल टैंकर ईरान युद्ध से अमेरिकी एग्जिट प्लान का हिस्सा है? क्या अब भी डील की कोई गुंजाइश बची है? जमहूरी इस्लामी बाद az जंग अगर आज अमेरिकी सेना लॉजिस्टिक और स्ट्रेटजी के हिसाब से 9 मार्च वाली अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना चाहती है तो उन्हें इसमें कम से कम 5 साल का समय लगेगा। हमने उनकी रणनीतिक बढ़त को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस इलाके में अमेरिका की पकड़ ढीली हो चुकी है। अब तक की कार्रवाई में हमने मध्य पूर्व में स्थित 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमारा मिशन क्लियर है। अगर कोई भी देश हम पर हमला करने की जरूरत करता है तो हम केवल बचाव नहीं करेंगे, हम तब तक प्रहार करना जारी रखेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से नष्ट न हो जाए।
ईरान की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे तो अपनी शर्तों पर। लेकिन इसी वॉर जोन से ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने ये संकेत दिए कि ईरान के लिए ट्रम्प की पीस डील का कोई मतलब नहीं, वो तो लंबे युद्ध की तैयारी में है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के खिलाफ 10 लाख सैनिक जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैनिक खार्क समेत दूसरे इलाकों में अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युवा वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में सेना भर्ती केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ये जमावड़ा उस वक्त हो रहा है जब बसीज, IRGC और ईरानी सेना के जरिए चल रहे सेंटर्स पर नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। یک طرحی رو ما به نام برای ایران که हमने ईरान की हिफाजत के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसमें युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। कई लोगों ने हमें अप्रोच किया। वो चाहते हैं कि हम सैनिकों के साथ मिलकर काम करें, उनकी मदद करें जो दिन रात वतन की रखवाली में लगे हैं। हमने कई किशोरों को भी आते देखा है जो बसीज चेक पॉइंट पर इकट्ठा होने लगे हैं। ये चेक पॉइंट शहर में स्थापित किए गए हैं। आवेदनों को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम में शामिल होने की उम्र 12 साल कर दी है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान ने अपनी लेडी कमांडोज की एक अलग टुकड़ी तैयार कर रखी है और अब ईरानी टीवी पर इनके वीडियोस फ्लोट किए जा रहे हैं जिनके हाथों में असॉल्ट राइफल्स दिखाई देती हैं। वीडियो तेहरान का बताया जा रहा है और मैसेज वॉशिंगटन तक। The fact that Iran has imposed its control on the whole region is a big victory. The fact that what they were campaigning at the first now has been reduced to opening the Strait of Hormuz is a big victory for Iran. We are ready for any scenario, including any kind of ground operation. I think that is a place that we will be able to defeat them. And I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. ये तैयारियां इसलिए भी हैं क्योंकि ट्रम्प कहते कुछ हैं और करते कुछ और। जिस वक्त अमेरिका ने पहले सीज़फायर का ऐलान किया था उसी दौरान अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान की तरफ रवाना हो चुके थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। इस फोर्स में इन्फेंट्री और बख्तरबंद वाहन शामिल हो सकते हैं और ये डिप्लॉयमेंट उन 5,000 अमेरिकी नौसैनिकों के अलावा होगा जो पहले से ही इस इलाके में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इसके अलावा एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1500 से 3000 सैनिक कुछ दिनों के भीतर मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं। As you know right now, that formal authorization from Congress is not necessary because we're currently in major combat operations in Iran. The Department of War and the President, as I said, estimated about a 4 to 6 week timeline for the full completion of these military combat operations. We're again on day 25 today. And as a courtesy, nevertheless, the administration did notify Congress, the Gang of Eight, ahead of the launch of the operation 25 days ago. And we've also had our top national security officials go to Capitol Hill to brief lawmakers, again, out of courtesy and out of respect for them. So at this moment, it's unnecessary, but of course, President in this administration will always abide by the law. If these negotiations are not successful, is the only option to reopen the strait in boots on the ground, given that all of our allies have essentially said that they are unable or unwilling to help? Look, that's a hypothetical question. It's a hypothetical question. It's also a decision that would have to be made by the commander-in-chief, and I'm not going to get ahead of him. हालांकि ईरान ने हर चुनौती के लिए तैयारी की हुई है, क्योंकि जैसे ही जमीनी जंग की बात सामने आई उसी वक्त ईरान की अलग अलग यूनिट्स डिस्क्लोज होने लगी। वो पलटन जो अमेरिका का मुकाबला करेगी। इसमें पहला नाम है SNSF यानी नेवल स्पेशल फोर्सेस। इन्हें फारस की खाड़ी के रक्षक के तौर पर जाना जाता है। ये IRGC की नौसेना का सबसे घातक हिस्सा है। इनका मकसद तेज रफ्तार नाव का इस्तेमाल करके दुश्मन के बड़े जहाजों को रोकना है। दूसरी है SBS यानी स्पेशल बोट सर्विस। ये ईरान की रेगुलर नौसेना अर्तेश का हिस्सा है और ये समंदर के नीचे के मिशन, तोड़फोड़ और विशेष नाव संचालन को अंजाम देती है। तीसरी है 65th एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस यानी नौहार। ये थल सेना का हिस्सा है लेकिन समुद्री तटों पर एयरबोर्न हमले के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर है।
और चौथी यूनिट है सिया, स्पेशल केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस, यानी केमिकल, जैविक या परमाणु खतरों से निपटने वाली एक्सपर्ट यूनिट। इसका मकसद है जहरीली गैसों या जैविक हथियारों के हमलों के दौरान मोर्चे पर डटे रहना। ईरान कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है। अगर पेंटागन को लगता है कि वो वहां आसानी से घुस जाएंगे तो उन्हें वियतनाम के जंगलों को याद कर लेना चाहिए। ईरान की जमीन अमेरिकी सैनिकों के लिए एक अंतहीन कब्रिस्तान बन जाएगी और अमेरिका को इस जंग से सम्मानजनक विदाई का रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के पास बसीज और दूसरे अर्धसैनिक बलों की एक विशाल नेटवर्क है जो अमेरिकी सेना को हजारों घाव देने में सक्षम है। अब इन तैयारियों का मतलब तो यही है कि ईरान इस वक्त खुलकर फैसले ले रहा है और ट्रंप की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं दिखता। सवाल यह है कि ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो सीजफायर फिर से बढ़ाएंगे या फिर ईरान के खिलाफ लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल देंगे। युद्ध को करीब 1 महीना हो गया है। युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 महत्वपूर्ण बातें कहकर अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, उसमें था एक, ईरान के अंदर तख्ता पलट करना और दूसरा, ईरान की न्यूक्लियर ताकत को बिल्कुल खत्म करना। इस पूरे जो जंग है उसका पेच अभी उस यूरेनियम पे आके अटक गया है जो किसी भी न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ईरान अब तक इस यूरेनियम की पूरी जो कहानी है उसको सिविल न्यूक्लियर की एनर्जी की तरफ बताता रहा, कहता रहा कि लोगों की मदद के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका इसे बम बनाने वाले पूरे प्रोग्राम की तरफ देखता है। 15 शर्तें अमेरिका ने रखी हैं, लेकिन सारी बात उलझ गई है उस यूरेनियम पे आके। और उससे पता इस बात से ही चलता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि कब ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका का कब्जा होगा, झल्लाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सारी बातें कहकर नहीं बताई जाती। साथ ही साथ अमेरिका कई बार इजराइल के साथ मिलकर बंकर बस्टर बमों से उस अभेद किले पर, तेहरान के उस अभेद किले पर हमला करता रहा है जहां उसे शक है कि यूरेनियम रखा गया है। उसके बाद भी अभी तक उस अभेद किले को भेद नहीं सका है। तो क्या यूरेनियम पर ही यह पूरा युद्ध अब टिका हुआ है? क्या ट्रंप की दुखती रग ईरान का परमाणु प्रोग्राम? ईरान के परमाणु पर कब्जा कितना कठिन है? शील्ड ऑफ ईरान को ट्रंप भेद क्यों नहीं पा रहे? 100 मिनट तक प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिया के सामने थे। अपनी स्पीच में 59 बार ईरान का नाम लिया, बार बार डील पर जोर दिया, अमेरिकी फौज की खूबियां गिनाई, ईरान को जमकर कोसा, कहा हमने जंग जीत ली। लेकिन फिर उस सवाल से सामना हुआ जिसने सुपर पावर मुल्क के प्रेसिडेंट को बेचैन कर दिया। इस एक सवाल ने दुनिया को बता दिया कि ईरान का यूरेनियम, ईरान का परमाणु प्रोग्राम ट्रंप की आंखों में खटक रहा है। उनका मिशन अधूरा है। Mr. President, are you going to go in for the uranium? Like, how do you secure Iran? Let's assume I was or I wasn't. Why would I ever answer a question? Can you accomplish What kind of a question? Am I going to go in for the... Oh, yeah, I'm going in. We're going in tomorrow at 3 o'clock. How could you possibly ask a question like that and expect an answer? I don't know. But I don't know. I think you're a friendly person, too. It's just such a ridiculous question. जो सवाल ट्रंप को बेतुका लग रहा है, उसी को लेकर वो कई दिनों से अपनी बात खुलकर रखते आए हैं। ट्रंप जंग शुरू होने से पहले और अब तक कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु प्रोग्राम से तौबा करनी ही होगी, यही सबसे बड़ी शर्त है। They now have the chance, that is Iran, to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. You'd be hearing about it. You don't hear anything about it. They can't shoot our jets. We have the best military equipment in the world. No, not even a contest. अब यही वो झल्लाहट है जो बार बार मीडिया के सामने आई, क्योंकि ट्रंप 2025 से ही ईरान की एटमी साइट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं ऐसा हुआ नहीं।
अमेरिका दावा करता है कि उसने पहले ईरान के नातांज, इस्फहान और फोर्डो साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान का दावा है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अमेरिका इस बार भी कहता है कि उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया, लेकिन ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर सिस्टम सिक्योर है और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम एटम बम नहीं बनाने वाले। गड़बड़ी तो ट्रंप की तरफ से हुई है। Yes, we are in favor of a deal, but a fair and balanced deal. The problem is when Americans, the current administration, talk about a deal, in fact, they want to dictate what they want, and this is what we experienced. As recently as 2 months ago in New York, we are ready for negotiation, but not for dictation. We are ready to go for a deal, but for a fair and balanced deal, not a one-sided. अब ईरान शुरू से कहता है कि वो परमाणु डील के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका फिर बम दाग देता है। ऐसे में डील भला कैसे? सवाल तो ये भी है कि ट्रंप के बंकर बस्टर्स को बेकार कौन बनाता है? अब इसका जवाब ईरान की भौगोलिक स्थिति यानी ग्रेनाइट के पहाड़ों में छिपा है। इसकी डिटेल्स आपको दें उससे पहले ईरानी मीडिया में न्यूक्लियर पावर को लेकर चल रहे बयानों को सुन लीजिए। नस्बत पे इन इक़दामी की सूरत गिरफ्त। जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती और इसके बजाय हमारे खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है, तो परमाणु अप्रसार संधि में बने रहना हमारे लिए व्यर्थ और अर्थहीन है। अगर ईरान को इसके बदले में केवल प्रतिबंध और धमकियां मिल रही हैं, तो हम इस एक तरफा व्यवस्था का हिस्सा क्यों बने रहें? ईरान के पास अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एनपीटी के अनुच्छेद 10 का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, जो किसी भी देश को असाधारण परिस्थितियों में संधि से हटने की अनुमति देता है। मतलब ईरान अब चांस नहीं लेना चाहता, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के B-2 बॉम्बर का गुमान ईरान के जिस पहाड़ से टकराकर 2 बार चकनाचूर हुआ, वो पहाड़ कहाँ है? जिसके पाताल में तेहरान की सामरिक और न्यूक्लियर ताकत छिपी है। वो पहाड़ जिसे शील्ड ऑफ ईरान कहा जाता है, अब उसकी वैज्ञानिक परतों को खोलते हैं। जगह ईरान का यज़्द प्रांत, लोकेशन माउंट शिरकुह, पाताल में छिपा इमाम हुसैन बेस। ईरान की राजधानी तेहरान से 650 किलोमीटर दूर माउंट शिरकुह, घने जंगल, दुर्गम पहाड़, जहां दुश्मन की जमीनी घुसपैठ असंभव है। इस भौगोलिक स्थिति से पेंटागन भी वाकिफ है, इसलिए 2 बार अमेरिका ने इस बेस को आसमान से टारगेट किया। घातक B-2 बॉम्बर स्पिरिट से 2 बार बेस पर हजारों टन बारूद बरसाया, लेकिन ईरान के सभेदी किलों को भेद नहीं पाया। ऐसा क्या है इमाम हुसैन बेस में जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर बम भी भेद नहीं पाए? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पता चलता है इमाम हुसैन बेस जिस पहाड़ के नीचे बना है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका मैसिव ग्रेनाइट फॉर्मेशन। मैसिव ग्रेनाइट धरती की सबसे कठोर चट्टानों में से एक है। इस ग्रेनाइट की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी पारंपरिक विस्फोट की शॉक वेव्स को आसानी से सोख लेती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका का अदृश्य शिकारी B-2 बॉम्बर, जो दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर वार कर सकता है, उसके 5000 पाउंड के बम भी इसे भेद क्यों नहीं सके? दरअसल B-2 बॉम्बर से जमीन के 440 मीटर तक हमला हो सकता है, जबकि GOB-57 MOP यानी बंकर बस्टर बम कंक्रीट की ठोस परतों को अधिकतम 6 से 10 मीटर तक भेज सकता है, यानी करीब करीब 200 फीट। ग्रेनाइट में मारक क्षमता 4 से 10 मीटर तक है, जो ग्रेनाइट पर सिर्फ 240 मीटर तक दरार डाल सकती है, जबकि ईरान का इमाम हुसैन बेस पहाड़ के करीब 500 मीटर नीचे बना है। इसी अंडरग्राउंड बेस में ईरान मिसाइलों और हथियारों को बनाता है। इसी बेस में ईरान की ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम है। जब बम कंक्रीट पर गिरता है तो वो उसे चीर देता है, लेकिन जब यही बम शिरकुह के सॉलिड ग्रेनाइट से टकराता है तो चट्टान की कठोरता बम की काइनेटिक एनर्जी को तितर बितर कर देती है, यानी पूरी ताकत लगाने पर भी अमेरिका इस बेस की छत के पास नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका को यह बात समझ आ गई, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहता है कि ईरान उसे अपने बैलिस्टिक और एटमी प्रोग्राम खुद सौंपे, यानी 440 किलो वाला संवर्धित यूरेनियम खुद दे दे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को ईरान का संवर्धित यूरेनियम मिल जाए। We want the nuclear dust. We're going to want that, and I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back. जब तक इस पर चर्चा आगे बढ़ती, तब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम के शिफ्ट होने की खबर ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नातांज के पास यूरेनियम शिफ्ट कर दिया है। पिकैक्स पहाड़ी के नीचे एक सीक्रेट सेंटर बनाया है। दावा किया गया है कि इसी पहाड़ी के नीचे ईरान ने 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार शिफ्ट किया है।
एक्सपर्ट्स का कहना है और अमेरिका भी मानता है कि इतने सारे यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। आज के दौर में जब दुश्मन हमारी सीमाओं के इतने करीब है और लगातार हमारे सैन्य नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं, तो केवल बातचीत से काम नहीं चलेगा। हमें परमाणु बम बना लेना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है जो दुश्मन को हमारे ऊपर हमला करने से रोकेगा। या तो हम न्यूक्लियर बम बना लें या फिर कहीं से हासिल कर लें। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि अभी ट्रंप के पास ईरान वॉर के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो दावे करते हैं कि जंग जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम अभी जिंदा है और अगर यही सूरत हाल रहा तो ईरान अपनी पुरानी कसम तोड़ सकता है, जिसमें वो परमाणु बम से पीछे हटता रहा है। आज के विश्व में जो महायुद्ध है, जो युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ गोला बारूद, टैंकों से और मिसाइलों से नहीं, उसका एक बड़ा युद्ध क्षेत्र डिजिटल भी है, यानी कि आपका स्मार्टफोन और उसकी स्क्रीन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है, इसकी जंग भी, एक नैरेटिव वॉर भी सोशल मीडिया पर डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। एक तरफ गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मीम वॉर छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक एआई वीडियो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो चलिए अब अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डिजिटल वॉर इस वक्त चरम पर है। अब देखिए, एक तरफ ये लड़ाई लगातार जारी है, उसके दूसरी तरफ एक दूसरे को चेताने का, वार्निंग देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से, ये अमेरिका को एक तरह से वार्निंग के तौर पर वीडियो यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, वो तमाम विफल हो रही हैं और ईरान के पास किस तरह का जखीरा है मिसाइलों का, जिसके जरिए वो इस लड़ाई के अंदर लगातार चुनौती दे रहा है। और ये मिसाइलों के जरिए जो लड़ाई यहाँ पर छिड़ी हुई है, यही इस वक्त सबसे बड़ी ताकत भी ईरान की नजर आ रही है, जिसमें वो अलग अलग ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और इस वीडियो में यही दिखाया गया है कि कैसे सुरंग के अंदर खुफिया जगहों पर मिसाइलें स्टोर कर रखी हैं ईरान ने और उनका इस्तेमाल वो कर रहा है। 900 दिन, करीब 900 दिन से इजराइल की सेना युद्ध के मैदान में है, मल्टी फ्रंट पर जंग लड़ रही है। पहले गाजा में हमास से जंग लड़ी, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह का सामना किया और अब ईरान पर बारूद बरसा रही है। लेकिन इसी बीच आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर की चेतावनी ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इयाल जमीर ने चेताया है कि अगर सेना पर ऐसे ही दबाव रहा और जवानों की भारी कमी होती रही तो इजरायली सेना ढह सकती है, उसका खात्मा हो सकता है। ये चेतावनी भले ही एक लाइन की हो, लेकिन जो इसका नतीजा होगा वो पूरे इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान जमीर ने इजरायली मंत्रियों के सामने 10 रेड फ्लैग रखे, यानी 10 बातों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि युद्ध के लंबे खिंचने के कारण सक्रिय सैनिकों की संख्या में गिरावट आई है। मौजूदा सैनिकों पर मिशन का दबाव उनकी क्षमता से ज्यादा पड़ रहा है। बार बार बुलाए जाने की वजह से रिजर्व सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान देखी जा रही है। रिजर्व सैनिकों के मोर्चे पर रहने से देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। कहा यह भी गया कि हथियार और सैन्य उपकरणों के स्टॉक में कमी आने का खतरा है। अनुभवी फील्ड कमांडर्स और अधिकारियों की संख्या घट रही है। बताया गया कि समाज के कुछ खास वर्गों का सेना में शामिल न होना बाकी सैनिकों में असंतोष बढ़ा रहा है। लगातार युद्ध की वजह से जवानों को नियमित प्रशिक्षण का समय नहीं मिल रहा है। सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के मामले बढ़ रहे हैं। जनरल ने चेताया, अगर जल्दी ही नए सैनिकों की भर्ती और संसाधनों का इंतजाम नहीं किया गया तो सेना ढह सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इजरायली रक्षा बल में करीब 15,000 सैनिकों की कमी है।
जिनमें से 7,000 से 8,000 लड़ाकू सैनिक हैं। हमें कई तरह के अभियानों के लिए सैनिकों की जरूरत है। अभियानों का दायरा और इलाका दोनों ही बढ़ चुके हैं। पहले की स्थिति से ये अलग है। यहूदिया और सामरिया में जंग का विस्तार हुआ है। लेबनान में मोर्चा और हम जो अग्रिम रक्षात्मक क्षेत्र बना रहे हैं, उसके लिए भविष्य में भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। गाजा में पीली रेखा के साथ भी ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। सीरिया में भी हम लड़ रहे हैं और हमें भविष्य के अभियानों के लिए तैयार रहना होगा। बन 21 מירושלים. करीब 900 दिन से इजराइल की सेना युद्ध के मैदान में है। मल्टी फ्रंट पर जंग लड़ रही है। पहले गाजा में हमास से जंग लड़ी, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह का सामना किया और अब ईरान पर बारूद बरसा रही है। लेकिन इसी बीच आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर की चेतावनी ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इयाल जमीर ने चेताया है कि अगर सेना पर ऐसे ही दबाव रहा और जवानों की भारी कमी होती रही तो इजरायली सेना ढह सकती है, उसका खात्मा हो सकता है। ये चेतावनी भले ही एक लाइन की हो, लेकिन जो इसका नतीजा होगा वो पूरे इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान जमीर ने इजरायली मंत्रियों के सामने 10 रेड फ्लैग रखे, यानी 10 बातों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि युद्ध के लंबे खिंचने के कारण सक्रिय सैनिकों की संख्या में गिरावट आई है। मौजूदा सैनिकों पर मिशन का दबाव उनकी क्षमता से ज्यादा पड़ रहा है। बार बार बुलाए जाने की वजह से रिजर्व सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान देखी जा रही है। रिजर्व सैनिकों के मोर्चे जवाब केवल सेना नहीं, की सियासत में जो विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वो भी इल्जाम लगा रहा है कि नेतन्याहू की सरकार ने युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को छोड़ दिया। सरकार जरूरी संसाधनों के बिना और सैनिकों की भारी कमी के साथ सेना को कई मोर्चों पर युद्ध में भेज रही है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कैबिनेट को रिपोर्ट दी है कि नियमित सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सेना के पास अपने अभियानों के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। बहरहाल इजराइल के लिए सिर्फ यही एक चुनौती नहीं है, बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जो हर वक्त इजराइल के पक्ष में खड़े रहते थे, खबर है कि उन्होंने नेतन्याहू की वॉर पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं जेडी वैंस ने एक फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को काफी खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैंस का कहना था कि नेतन्याहू ने युद्ध शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को यह कहकर गुमराह किया था कि ईरान में तख्तापलट करना बेहद आसान होगा, जबकि हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकी सोर्सेस ने एक्सियोस जैसी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इजराइल वैंस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिससे ट्रंप प्रशासन के भीतर उन पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी दरार की खबर आई थी, जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया था। तब ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इजराइल के हमले की जानकारी नहीं थी। वहीं नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि बिना अमेरिका की जानकारी वो कोई हमला नहीं करते। दोनों के बयानों को तल्खी के तौर पर देखा जा रहा था। मोसाद ने ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने और वहां सत्ता परिवर्तन करने के लिए अरबों शेकेल खर्च कर दिए, लेकिन उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली। और अब नेतन्याहू अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किसी बलि के बकरे और गुनहगार की तलाश कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मोसाद कभी भी ईरानी सरकार का तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएगा। वैसे बात सिर्फ इजरायली सेना की नहीं है। जिस ईरानी सेना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं, उसे लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। खबर है कि महीने भर से पूरी ताकत के साथ इजराइल और अमेरिका से युद्ध लड़ रहे ईरान के सैनिक अब थकने लगे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि सैनिकों को सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिलने की वजह से इनकी हालत खराब होती जा रही है। इस बीच इजरायली मीडिया ने ईरानी संसद के चीफ और IRGC के कमांडर के बीच नोकझोंक को लेकर रिपोर्ट दी। दावा किया कि गलीबाफ ने कमांडर पर पैसों की गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। तेहरान से मिल रही खबरें बता रही हैं कि शासन के भीतर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ और अंतरिम मंत्री के पूर्व IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के बीच सुरक्षा परिषद की बैठक में तीखी नोकझोंक हुई है। गलीबाफ ने वाहिदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बजट का बड़ा हिस्सा IRGC के प्रॉक्सी ऑपरेशन यानी लेबनान और सीरिया में ठप कर दिया है, जिसके कारण ईरान के नियमित सैनिकों और दूसरे सुरक्षा बलों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को लेकर खबर आई थी। कहा गया था कि मिडिल ईस्ट में मौजूद USS जेराल्ड आर फोर्ड के सैनिक भी
थकावट महसूस करने लगे हैं। वो लगातार लंबे ऑपरेशन से उब गए। सैनिकों की होम सिकनेस की खबरें सुर्खियां बनने लगी थी। हालांकि इस बीच युद्धपोत में आग लगने के बाद उसे मरम्मत के लिए रवाना कर दिया गया। बहरहाल रणभूमि में आर पार की लड़ाई जारी है। ईरान हमलों का जवाब दे रहा है। अमेरिका इजराइल बारूद बरसा रहा है। आज के विश्व में जो महायुद्ध है, जो युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ गोला बारूद, टैंकों से और मिसाइलों से नहीं, उसका एक बड़ा युद्ध क्षेत्र डिजिटल भी है, यानी कि आपका स्मार्टफोन और उसकी स्क्रीन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है, इसकी जंग भी, एक नैरेटिव वॉर भी सोशल मीडिया पर डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। एक तरफ गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मीम वॉर छिड़ा हुआ है। एक के बाद एक एआई वीडियो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो चलिए अब अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डिजिटल वॉर इस वक्त चरम पर है। महायुद्ध के बीच भयंकर वीडियो वॉर छिड़ा है। रणभूमि में सुलगता डिजिटल बारूद परमाणु से भी ज्यादा असर डाल रहा है। यह जंग लाइव है, जंग वायरल है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन तक बारूद की गंध अब लाइक और शेयर के जरिए दुनिया में फ्लोट हो रही है। जंग के इस डिजिटल मैदान में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा टारगेट है। उनकी हर स्पीच, उनकी हर थ्योरी मिनटों में मीम्स में तब्दील हो रही है। कहीं उन्हें एक लाचार कमांडर की तरह दिखाया जाता है, तो कहीं उनके पुराने बयानों को मौजूदा सिचुएशन से जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि वो परसेप्शन वॉर है जिसका मकसद उनकी इमेज को जमींदोज करना है। ईरानी ट्रोल्स की यह फौज बिना वर्दी के सबसे घातक हमले कर रही है। टारगेट इजराइल को भी किया जा रहा है। डिजिटल बदले के ये लेटेस्ट वीडियो हैं जिसमें ईरान के हमलों में इजराइल को तहस नहस करते दिखाया गया। ईरान अपनी सैन्य कार्रवाई को एक इवेंट की तरह पेश करता है। उसकी मिसाइलों के लॉन्च होने और इजराइल की धरती पर गिरने के वीडियो सिनेमैटिक एंगल से शूट किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, अपनी ताकत का खौफ फैलाना और अपने समर्थकों का जोश हाई रखना। एआई वॉर में टारगेट सबसे ज्यादा ट्रंप हैं। उनकी सीजफायर की थ्योरी बन रही है। वीडियो वॉर कितने भयंकर फेज में पहुंच चुका है, इसका एक और लेटेस्ट सबूत देखिए। वीडियो में प्रेसिडेंट ट्रंप को लोगो गेम में पसीना बहाते दिखाया गया। जो हॉर्मुज महायुद्ध का एपिसेंटर बना, उस हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवी की हार के मीम्स सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं। अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों को ईरान कैसे मिसाइलों से उड़ा रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में ये वाली वॉर सुपर वायरल हो रही है। महायुद्ध में वीडियो वॉर का सबसे लेटेस्ट ट्रेलर देखिए, जिसे IRGC की तरफ से रिलीज किया गया। इस वीडियो में एक मिसाइल दिखती है जिस पर अमेरिका के एक मिनिस्टर की फोटो लगी है। फोटो के बगल में पेंटागन को स्पेशल मैसेज है। लिखा है, अमेरिकी मंत्री जानता है वो युद्ध के लायक नहीं। ऐसे वीडियो ईरान के डिजिटल ब्रिगेड धड़ल्ले से दुनिया में फ्लोट कर रही है। ईरान की तरफ से एक और वीडियो रिलीज किया गया जिसमें एक मिसाइल डेविल का सर्वनाश करती दिखाई। महाजंग जैसे जैसे भयंकर होती जा रही है, मीम्स और एआई वीडियो में छिड़ी वॉर भी उतनी ही खौफनाक होती जा रही है। डिजिटल दुनिया में ये वीडियो वॉर, ये मीम वॉर, ये साबित करती है कि आने वाले वक्त में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि दुनिया के दिमाग के भीतर भी लड़े और जीते जा सकते हैं। जंग किसी भी समस्या का हल नहीं लाती, जंग सिर्फ विनाश लाती है। तेल अवीव में जब से मैं आया हूं, यहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। एक के बाद एक लोगों को बंकर में भागना पड़ रहा है। लोगों से बात करो तो बताते हैं कि रातों की नींद हराम हो गई है। आज तेल अवीव की सड़कों पर जब मैं बाहर निकला तो मैंने कोशिश की उन जगहों पर जाने की जहां पर ईरान की जो मिसाइल हैं वो इजराइल की जो पूरा सुरक्षा घेरा है उसको चीरते हुए लोगों के घरों पर
जा गिरे। नज़ारा एक स्ट्रीट है, एक सड़क है जहां पर मैं पहुंचा, जहां पे अब कुछ दिनों पहले एक घर के ऊपर एक मिसाइल आके गिरा। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वो घर जो पूरी तरीके से टूट फूट चुका है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने विनाश की पूरी गाथा हमें बताई। बल्कि मैं एक व्यक्ति सिमोन से मिला जिसका घर बिल्कुल इस घर के साथ लगा हुआ है। उसकी खिड़की से आप बर्बादी का मंजर देख सकते हैं। सिमोन आज अपने आप को काफी भाग्यशाली मानता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने उसे बचा लिया है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग पूरे 27 दिनों से चल रही है। आज 28वां दिन है और यहां पर तेल अवीव के अंदर जिस तरीके से ईरान और लगातार हमले कर रहा है, कम से कम अभी तक नहीं दिख रहा कि जंग रुकने का नाम ले रही है। जहां पे इस वक्त खड़ा हूं, जो मेरे पीछे आप एक खिड़की देख रहे हैं, वो एक घर है मेरे पीछे जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ईरान का एक मिसाइल से हमला हुआ। ये साउथ तेल अवीव में नाजरा स्ट्रीट है जिसका 7 नंबर घर पर यह हमला किया गया और इसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया। लेकिन मैं जहां से खड़ा होकर ये रिपोर्ट बना रहा हूं वो बेहद मैं कहूं एक इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल जो घर है, मैं आपको ज़रा घुमा के दिखाता हूं कि दोनों कितना पास था। ये सिमोन का घर है। सिमोन आपको वहां खड़े हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। ये अमेरिका से आए हुए एक यहूदी हैं और ये जो घर है, इनके घर से ये जो खिड़की है, इससे अगर आप देखेंगे तो ये घर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि दोनों घरों की जो दीवारें हैं वो साथ साथ बिल्कुल लगी हुई हैं। दोनों के बीच में बस 6 फीट का करीब फासला है। ये वो घर है जिसके ऊपर हमला हुआ था और आप इसको देखेंगे किस तरीके से धमाके के बाद इसकी पूरी जो छत है वो नेस्तो नाबूद हो गई है। ऊपर एक कमरा है वो पूरी तरीके से टूट गया है और यहाँ पर ये आयरन के जो लोहे के खंभे लगाकर इसकी छत जो बचा हुआ हिस्सा है उसे रोकने की कोशिश की गई है। एक व्यक्ति यहाँ पे जख्मी हुए थे और उनको लेकर यहाँ पे जो बाकी परिवार के लोग हैं उनको यहाँ से लेकर जाया गया। ये जो पीछे का इस घर का हिस्सा मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो पूरे जो उसकी दीवार थी वो उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और ये जो पूरा घर है इसके ऊपर जो हमला हुआ तेल अवीव में लगातार रात भर कल भी यहाँ पर सायरन जो थे वो बजते रहे। लोगों को बंकर्स में जाने की सलाह दी गई। कई लोग जो नहीं गए उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद हमले से बच जाएंगे और जो इनके इंटरसेप्टर हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे। उनके लिए ये एक चेतावनी ये घर बना है। ये जो जिस घर में मैं खड़ा हूँ सिमोन के, उस घर में सिर्फ इस खिड़की पर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा टायल जो है ये टूटा है। सिमोन मुझे बता रहे थे कि जिस दिन ये हमला हुआ वो खुशकिस्मती से यहाँ पर नहीं थे, वो जेरूसलम में थे और उसके बाद उन्हें जब पता चला कि उनके अपार्टमेंट के पास एक दूसरे घर पर हमला हुआ है तो उन्होंने एक्स पर ये सबसे पहले देखा और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। मैं ज़रा आपको उनकी इजाज़त से ये भी दिखाना चाहता हूँ, खड़े हुए हैं। इतने खुशकिस्मत उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी सुनी है और उन्हें बचाया है। जो आज वो एक थैंक्स गिविंग यानी कि धन्यवाद देने का एक पूरा डिनर जो है अपने मित्रों के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये पूरी टेबल सजाई हुई है और ख़ुद उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरीके से वो यहाँ पर खाना बना रहे हैं। सिमोन जो यहाँ पर अमेरिका से 2.5 साल पहले आए हैं और उनका कहना है कि ये जो युद्ध है वो चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद दूसरा कोई युद्ध ना हो। ईरान उनको जिस तरीके से वो कहते हैं कि ईरान सबसे बड़ा इजराइल के लिए खतरा है और इस युद्ध के बाद वो खतरा ख़त्म हो जाना चाहिए। कम से कम सिमोन की यही आशा है। तेल अवीव से एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही। जंग का सूरत हाल लेकर पल पल की खबर लेकर आपके पास आते रहेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।